गुड मॉर्निंग दोस्तों। चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। यह करंट अफेयर की जो सीरीज होगी, ये सीरीज होगी दृष्टि मैगजीन से। और दृष्टि मैगजीन में जितने भी करंट अफेयर आते हैं उनका फुल एनालिसिस करेंगे आसान शब्दों में, ताकि आप अगर दृष्टि को पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो ये करंट अफेयर आपके एग्जाम में काम आएंगे। दृष्टि का करंट अफेयर काफ़ी शानदार है और इसमें काफ़ी कंटेंट ऐसे होते हैं जिससे आपका मेंस प्लस पीटी दोनों की तैयारी अच्छी हो जाती है। और ऐसा देख रहा हूँ बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, ईपीएससी हो, बहुत सारे प्रश्न इस बुक से मिल रहे हैं। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नवंबर का एडिशन है, इस 2023 का शुरू करेंगे आपके लिए। और इसमें हमने सेक्शन में बांट दिया। सेक्शन जैसे एक सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, हम पहले उससे उठाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं सबको हम डील करेंगे। साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी को उठाएंगे, उससे हम डील करेंगे। इकोलॉजी को उठाएंगे, इकोनॉमिक्स को उठाएंगे, संवैधानिक जो है उनको उठाएंगे, आर्ट एंड कल्चर को उठाएंगे। और ये आपके लिए हम हर महीने ये काम करने जा रहे हैं। और जो भी मैगजीन आ रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नवंबर का एक पूरा एक वीडियो में आपके लिए मैं बना दूंगा। इसको देखना है और देख करके मैगजीन को भी आप पढ़ लीजिए। अगर मैगजीन नहीं पढ़ते तो जो हमारे पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आप काम कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया है, सारे नोट्स को अपने तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि आप बहुत आसान भाषा में इसको समझ सकें। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से खबर है। जो भी खबरें यहाँ पे है वो हम करेंगे। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल जो रिलेशन है उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमने जो पहला खबर उससे उठाया है वो है भारत चीन सीमा विवाद, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। उस पर हम चर्चा करेंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, ये जो न्यूज में था, समाचार में था, किन कारणों से रहा, और इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, हाइलाइट्स क्या है, उस पर बात करेंगे। अन्य देशों का जुड़ाव कैसे। जैसे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जो ग्लोब है, जो दुनिया है, दुनिया में किसी न किसी स्थान पे युद्ध एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ और इजराइल और का भिड़ंत गाजा में हमास के साथ हो रहा। यह एक ऐसा समय, ऐसा दौर है जो युद्ध को बढ़ा रहा है। और युद्ध तो प्राचीन काल से होते आए हैं, लेकिन अभी क्या है, युद्ध का मेन कारण क्या है। युद्ध के मेन कारण में अगर हम बात करें तो एक दिखता है धार्मिक विवाद, एक दिखता है जमीनी विवाद, और एक दिखता है आर्थिक विवाद। ये तीन कारणों से पूरे दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। और चाइना जो है जमीनी विवाद में सबसे आगे है दुनिया में। सबसे ज्यादा विवाद दुनिया में चाइना का अलग अलग देशों के साथ है। चाइना दुनिया में 14 देशों के साथ जमीनी जो बाउंड्री है उसको साझा करता है। साथ ही 23 ऐसे देश हैं, 14 प्लस उसमें जोड़ लिया जाए, जिनसे उनका विवाद है। कुछ के साथ सामुद्रिक विवाद है, जो आसियान वाले क्षेत्र देखते हैं साउथ चाइना सी में, उनका वहां पे विवाद है। तो 23 देशों के साथ चाइना का विवाद करंटली चल रहा है। उनमें भारत भी है, रूस भी है, आपका नेपाल है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कई देश हैं। तो चाइना ने क्या किया, जो समाचार हम बात करने जा रहे हैं, चाइना ने यहाँ पे क्या किया है, चाइना ने एक मैप जारी किया है। चाइना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा, चाइना की जो मिनिस्ट्री है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसने एक मैप जारी किया है। और मैप जारी करके दुनिया के कई देशों के कई हिस्सों को उसने अपना बताया है। उसी क्रम में भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और जो अक्साई चीन है, उसको अपने हिस्से के रूप में दिखाया है। साथ ही अगर दुनिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा रूस के बोल्साई उस्सूरिस्की द्वीप को अपना बताया है। और 9 डेज लाइन रेखा के माध्यम से ताइवान सहित दक्षिण चीन सागर में के 90% भाग को अपना बताया है। यानी दक्षिण चीन सागर के पास जो देश हैं, उन देशों में ये 90% अपना बताता है उस समुद्र का। तो एक विवाद का विषय बना हुआ है। हम डिटेल से मैप से इसको समझेंगे कि कैसे ये समस्या है और दुनिया के देशों ने इस मैप को
अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उन्होंने चाइना के इस मैप को खंडन किया है और चाइना के जो विवाद बढ़ा रहा है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। देखिएगा, थोड़ा सा समझते हैं। हम इंडिया चाइना को समझ लेते हैं बढ़िया से, और जो प्लेस है उसको दिखा देता हूं, और साउथ चाइना सी है उस प्लेस को दिखा देता हूं वर्ल्ड में किस जगह पे है, फिर हम बातें करेंगे। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में हमारा ये जो लद्दाख का क्षेत्र है, ये जो हमारा लद्दाख का क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये हमारा चाइना के साथ ये बॉर्डर हमारा लगा हुआ है। नेपाल है, यहाँ पे हमारे सिक्किम के साथ बॉर्डर लगा हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा बॉर्डर है। ये पूरा का पूरा चाइना है। चाइना के साथ हमारा विवाद लद्दाख के क्षेत्र में हो रहा, हमारा विवाद उत्तराखंड के क्षेत्र में, हमारा विवाद हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, हमारा विवाद सिक्किम के क्षेत्र में, और हमारा विवाद अरुणाचल प्रदेश के साथ। विवाद वो करता है और बस लगातार कर 1962 में उसने हम पे हमला किया, हमारे कई क्षेत्रों को जीता, और हमारी दोस्ती जो हुआ करती थी हिंदी चीनी भाई भाई, जो नेहरू जी का एक विजन था कि दोनों मिलकर अगर हम लोग तरक्की करेंगे तो हम लोग दुनिया में काफी आगे जाएंगे, और बात भी सही थी। लेकिन ये ईमान पे टिकने वाला देश है नहीं, बेईमानी हमेशा करते रहता। जब हम लॉकडाउन में तो उस समय इसने हमारे देश पे सैनिकों को मारा, हमारे सैनिकों ने जवाब भी कार्रवाई की, उनके सैनिकों को मारा। तो मारना और मरना ये जारी है, क्योंकि देशभक्ति है, देशभक्ति है, देश को बचाना है, बहुत सारी चीज है। अब इस मैप के जरिए इसने अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग बोले उसको अपना बताया। एक ये है। अगला हम देखें तो ये एरिया है, या हमारा इंडिया है म्यांमार के साथ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये चाइना, कंबोडिया, फिलीपींस वगैरह, ये बीच में जो सागर है इसको हम लोग साउथ चाइना सी बोलते हैं। इसी साउथ चाइना सी में 9 डैश लेन खींच के बोलता है, काल्पनिक रेखा खींच के बोलता है कि हमारा है, जिसके चलते वियतनाम को भी तकलीफ है, फिलीपींस को भी तकलीफ है, कई देशों को तकलीफ है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बारी बारी सबको बात करेंगे। अभी मोटा मोटी मैप का अंदाजा आपको हो गया है। रसिया का द्वीप है, इस द्वीप को लेकर भी समस्याएं बनी हुई है। देखिएगा, सबसे पहले भारत के संदर्भ में हम बातें कर लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में क्या है, तो अप्रैल 2023 में चाइना ने एक मैप जारी किया था। मैप जारी करके अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को मानकीकरण किया और चीनी नाम दे दिया कि चाइना, ये प्लेस हमारा चाइना का है। हमने उस समय भी इसका खंडन किया था। साथ ही जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसका एक अलग से नाम देता है, जंगनान। ये बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश हमारे अरुणाचल प्रदेश को जंगनान नाम से जानता है और जंगनान नाम उसको देता है, और बताता है ये जंगनान क्षेत्र हमारा है। ये टोटल लगभग 90,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये पूरे क्षेत्र पे अपना दावा करता है कि क्षेत्र हमारा है, और फिलहाल उसने पूरे क्षेत्र पे फिर से दावा कर दिया है, जिसके कारण न्यूज में है। आगे दिखाता हूं आपको। इसमें थोड़ा सा चाइना इंडिया का बॉर्डर को समझिएगा, क्या कंडीशन है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है। इधर देखिए, इधर से है एलएसी लाइन है हमारा। इस पे बार बार वो दावा करता है। दावा करने के पीछे कई बात है। हमारी एक लंबी सीमा उसके साथ है, 34,088 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। हमारे 5 राज्य उसको टच करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें लद्दाख क्या है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमेशा कहीं ना कहीं वो विवाद करते रहता है। जब विवाद ये कर रहा है तो मैकमोहन रेखा की कहानी है, बड़ा अच्छा सुनिएगा। वर्तमान में चीन एवं भारत की स्थलीय सीमा का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से भारत और तिब्बत के बीच का है। ये जो सीमा मैकमोहन तय हुआ था भारत और तिब्बत के बीच में था, उस समय ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीनी गणराज के लोगों ने बैठ करके मध्यस्थता की थी, और वो समय था 1914 का, और भारत उस रेखा को मानता है। लेकिन जब से उसने तिब्बत पे कब्जा किया, यानी चाइना ने कब्जा किया, यानी लगभग 1950 से उसने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया,
और ये बोलने लगा कि हमारी सीमा यहाँ नहीं खत्म होती है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के कुछ भाग हमारे ही क्षेत्र में आते हैं। इसलिए बार बार वो मैप जारी करके भारत के एक चुनौती देता है और हम चुनौती को एक्सेप्ट करके उसकी बातों को खंडन कर देते हैं कि जो तुम बोल रहे हो भाई बेबुनियाद है, तेरा काम ही है बोलना, फालतू में तुम बात करते रहो। आगे देखिएगा, इसी में 90,000 किलोमीटर क्षेत्र पे अपना कब्जा दिखाया। अब इस प्रकार चाइना फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है। एक रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का ऐसा लोकेशन है, कोई लोकेशन है जहां पे हम मिसाइल सिस्टम को फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो निगरानी में हमारा सबसे बेस्ट होगा कि हम चाइना पे निगरानी रख सकते हैं। साथ ही कई पहाड़ का पोजीशन ऐसा है जहां हम सैनिकों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, जहां पे चाइना को नजर रख सकते हैं। इसलिए चाइना को बार बार अरुणाचल प्रदेश में तकलीफ होता है और उस क्षेत्र को अपना बताता है, ताकि ये जो रणनीतिक चीजें हैं वो हमसे छीन जाए। लेकिन छीनने के दम तो है नहीं, रोने का काम कर रहा है। पाकिस्तान रोते रोते थक गया, अब चाइना बगल में रोना शुरू किया, तो मैप के जरिए उसने दिखा दिया इन क्षेत्रों को। आगे रूस के संदर्भ में, रूस का जो बोल्साई जो द्वीप है, उस द्वीप को इसने अपना बताया है। एक्चुअली में क्या हुआ था, 2005 में इस द्वीप को लेकर के रूस और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था और समझौते के बाद द्वीप पे दोनों को अपना अपना कब्जा स्थापित हो गया कुछ भागों में। अब फिर से वो 2023 में बोल्साई द्वीप को पूरी तरह से अपना द्वीप बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि द्वीप हमारा है, तो रसिया ने इस पे आपत्ति दर्ज की है कि द्वीप आपका है नहीं, हम आपत्ति दर्ज करते हैं। ये देखिएगा, ये जो द्वीप का जो पिक है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ये द्वीप है, यहाँ पे चाइना है और इधर में रसिया है। अब चाइना का कहना है कि बोल्साई द्वीप, उसकी द्वीप जो है, ये द्वीप पूरा मेरा है, लेकिन है नहीं। 2005 में समझौता हो चुका था, समझौते के तहत कुछ भाग रसिया का, कुछ भाग चाइना का है, लेकिन चाइना ने फिर से अपना दावा पेश किया, जिससे रसिया ने इसका खंडन किया। आगे देखिएगा, अब वियतनाम। तो वियतनाम अभी मैंने आपको दिखाया था साउथ चाइना सी को, तो वियतनाम वहां पे एक देश है। इसमें चीन ने वियतनाम के पैरासेल्स और स्प्रेटलिस द्वीप पर अपना दावा किया। ध्यान दीजिएगा, मैं जिन जिन द्वीपों की बात कर रहा हूँ, आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ये आइलैंड किस देश में सिचुएटेड है, किस प्लेस पे सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। तो पैरासेल्स द्वीप और स्पेटलिस द्वीप पे ये अपना दावा करता है। वियतनाम इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है, क्योंकि वियतनाम का अपना प्लेस है, वियतनाम इसको अपना फॉलो करता है, अपने पास रखता है, अपना मानता है। अब उसी को चाइना क्या बोलता है कि हमारा प्लेस है। इसलिए बार बार ये बात उठती है और ये अनक्लोज नियम का उल्लंघन बताता है। वियतनाम ने बोला कि अनक्लोज लॉ है, इसका उल्लंघन है। अनक्लोज सामुद्रिक सीमा विस्तार से जुड़ा हुआ कुछ नियम है, उसके उल्लंघन को बताता है। 1974 में 1974 में चीनी सेना ने पैरासेल्स द्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसमें झड़प हुई और इस झड़प में वियतनाम के 70 सैनिक मारे गए। फिर आगे 1988 में स्पेटलिस द्वीप पर झड़प हुई, जिसमें 50 से अधिक सैनिक मारे गए। तो ये जो द्वीप है, दोनों के बीच कई झड़प हो चुकी है और झड़प में कई वियतनाम के सैनिक शहीद हुए हैं। ये एक समस्या है। फिर से इन द्वीपों पे उसने इस मैप के सहारे अपना दावा ठोका है, जिसका खंडन वियतनाम कर रहा है कि ये गलत चीजें हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारी संप्रभुता है, और चीन हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। तो भारत हुआ, रसिया हुआ, अब वियतनाम हुआ। वियतनाम के आगे देखते हैं, थोड़ा सा उन द्वीपों की मैं स्थिति आपको दिखा देता हूँ कि दोनों द्वीप कहाँ स्थित है। यह है पैरासेल्स आइलैंड और ये है आपका स्पेटली द्वीप। देखिएगा, ये यहाँ पे चाइना है और चाइना, ये साउथ चाइना सी में ये दोनों द्वीप है। इस तरीके से ये वियतनाम यहाँ पे। तो ये क्या है कि वियतनाम के कंट्रोल में आता है, वियतनाम के परिधि में आता है। जो अनक्लोज के रूल हैं 12 मील के और 200 मील के, उसके तहत ये उसकी परिधि में आता है और शुरुआत से उसी का द्वीप था। अब चाइना क्या बोल रहा है कि ये हमारा द्वीप है, उस पर कब्जा करके बैठता है। आगे देखिएगा, फिलीपींस। फिलीपींस के संदर्भ में क्या है, फिलीपींस का कहना है कि अनक्लोज के रूल को चाइना उल्लंघन करते हुए फिलीपींस के कुछ भाग को अपना बता रहा है, जो कि सरासर गलत है। और इसी को फिलीपींस ने न्यायालय में, जो न्यायालय है आपका, उस न्यायालय में फैसला, फिलीपींस के न्यायालय में, मध्यस्थता न्यायालय में इसको डाला
और ये फैसला न्यायालय ने सुनाया फिलीपींस के पक्ष में। लेकिन चाइना ने यहाँ भी फिलीपींस की बातों को मानने से इनकार कर दिया, न्यायालय की बातों को मानने से इनकार कर दिया और फिर से 9 डेज लाइन को बता रहा है कि हमारा है। हम आगे समझेंगे कि 9 डेज लाइन है क्या चीजों को। देखिएगा, पहले अनक्लोज को समझ लेते हैं। एक समुद्री पहुंच विस्तार है। देश की समुद्री रेखा 12 समुद्री मील होता है, प्रादेशिक जल क्षेत्र 200 समुद्री मील होता है। कि कौन देश समुद्र में कितना दूर तक खनिज निकाल सकता है, कितने दूर तक उसको साफ सफाई करना है, ये अनक्लोज तय करता है। और अनक्लोज के रूल को चाइना उल्लंघन कर रहा है, ये बातें बार बार आ रही है। देखिएगा 9 डेज लाइन, सबसे पहले 9 डेज लाइन 9 काल्पनिक रेखाएं हैं। पहले तो चाइना 11 डेज लाइन की बात करता था, लेकिन अब 9 डेज लाइन की बात करता है। चाइना का कहना है कि हमारा 2000 का अगर इतिहास देखें पीछे, तो 2000 के इतिहास में ये 9 डेज लाइन वगैरह एरिया और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वो अपने कब्जे को बताता है, वो हमारा था। तो प्राचीन भारत की बात करता है। अब एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हम मौर्य काल की बात कर ले, तो हम अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाले एरिया या ईरान तक हम थे। रामायण काल में हम बात कर ले तो श्रीलंका हमारा था। तो क्या हम प्राचीन भारत के कब्जे के तौर पे आज हम अपना दावा पेश करेंगे? ये तो गलत बात है। चाइना यही गलती बार बार कर रहा है, इतिहास के पन्नों को उलटकर बोलता है एरिया हमारा है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, देश बताते हैं आपका नहीं है भैया, ये हमारा है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं 9 डेज लाइन। और ये साउथ चाइना सी में कंबोडिया के नजदीक। अब बताइए, इसका 200 नॉटिकल मील को अपना एरिया बता रहा है, पूरे एरिया को ही अपना बताता है। ये है असली वजह झगड़े की। और ये जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री के कई देशों के साथ चाइना का बनावट नहीं है। इस कारण अमेरिका बार बार इस क्षेत्र में दखल देता है। जापान का यहाँ पे दखल है, ऑस्ट्रेलिया का दखल है, भारत का दखल है। इसको लेकर के एक ग्रुप भी बनाया गया है। तो साउथ चाइना सी एक ऐसा प्लेस है जहां पे चाइना का अतिक्रमण के कारण कभी भी संघर्ष छिड़ सकता है। और चाइना इन देशों को, छोटे छोटे देशों को डराने धमकाने का काम करता है। तो भारत का हस्तक्षेप इस जगह पे है, क्योंकि भारत को व्यापार का रास्ता यह क्षेत्र है। कल को चाइना कब्जा करके बोलेगा आपको व्यापार नहीं करना, हमारा क्षेत्र है, तो समस्या हो जाएंगी। तो भारत का इंटरेस्ट इस क्षेत्र में हमेशा रहता है और भारत भी इन चीजों को खंडन करने में लगा हुआ रहता है। आभासी रेखा है, 2000 वर्ष इतिहास को ये बताता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो चाइना ने रसिया, फिलीपींस, वियतनाम, भारत के जगहों को इस बार अपने मैप में जगह दिया। किन किन जगहों को दिया, कौन कौन से द्वीप थे, यहाँ पे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आईआर का ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारा है G20 शिखर सम्मेलन। अभी आपने देखा कि भारत के नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। यह सम्मेलन दिल्ली में प्रगति मैदान एक प्लेस है जिसमें भारत मंडपम का निर्माण किया गया था। बड़ा सुंदर आकर्षक मंडप बनाया गया, उस जगह पे हुआ। और भारत ने अपने विदेश नीति का एक शानदार परिचय देते हुए दुनिया के सारे जो देश के मेहमान यहाँ पे आए थे उनका बड़े अच्छे से आदर किया। और इस पूरे इवेंट का नेतृत्व, लीडरशिप भारत के हाथों में थी। तो सबसे पहले इसके कुछ मेन हाईलाइट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उस पर हम बात कर ले, जो एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो एक हम देखेंगे, यह जो सम्मेलन था 18वां शिखर सम्मेलन था। तो भारत में जो सम्मेलन हुआ G20 का, ये 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन को भारत की नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजन किया गया, जहां पे भारत के तरफ से प्रधानमंत्री ने इसका नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जो G20 में सदस्य होते हैं 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ, इसमें एक नया सदस्य, एक नया मेंबर जुड़ा इस घर में, जिससे हम बोलते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ G20 का 21वां मेंबर बना है। और साथ ही इसमें कई बातें आई। एक बात यहाँ पे आया कि एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निर्माण किया गया, नया अलायंस बनाया गया भारत के नेतृत्व में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है। साथ ही एक चीज और देखने लायक है कि भारत मध्य पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का निर्माण की बातें कही गई है। ये काफी चर्चा में है। इसके बन जाने से चाइना को बहुत तकलीफ है और चाइना को बहुत समस्याएं आ रही है। कई देशों को समस्याएं हैं इससे, लेकिन
बहुत शानदार प्रोजेक्ट है जो भारत की अगुवाई में इस बात को रखा गया। और साथ ही इस कार्यक्रम का जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये पूरा संसार एक परिवार है, इस संसार का एक परिवार है और यह संसार का एक फ्यूचर है, तो मिलकर काम किया जाए। काफी सुंदर थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे देश का तो ऐसे ही एक अपना बोलचाल में भी हम यूज करते हैं। साथ ही एक चीज और देखना है कि अगला जो सम्मेलन होगा वो सम्मेलन 19वां सम्मेलन है, ये ब्राजील में होने वाला है। तो भारत ने राष्ट्र जो अध्यक्षता थी ब्राजील को सौंप दिया। और साथ ही इतना जान लीजिए कि जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था, और इंडोनेशिया 17वां, 18वां भारत और 19वां कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। तो इन तीनों को याद रखना। अब कितने हो गए मेंबर, 19 देश और 2 संघ, यानी टोटल 21 मेंबर इस संघ में शामिल हो गए हैं G20 में। आगे देखिएगा, थोड़ा सा हम भारत मंडपम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत मंडपम एक सुंदर आकर्षक मंडप बना है। इस मंडप को प्रगति मैदान में बनाया गया, 2700 करोड़ रुपए इस पे खर्च आए हैं। ये अनुभव मंडपम से प्रेरित है। इसमें भगवान नटराज की कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है। ये चोल शैली में बनी है, जिसका स्टाइल है चोल स्टाइल में शैली बनी हुई है। तंजावुर पेंटिंग्स है, यहाँ पे ढोकरा कला किया गया है। कोणार्क चक्र जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसके चक्र को यहाँ पे बनाया गया। सारा फोटो सेशंस आप देख रहे थे लगभग वेलकम का इस कोणार्क चक्र के सामने हुआ उस जगह पे। और भगवान बुद्ध की पीपल की मूर्ति के नीचे बैठा एक मूर्ति बनाया गया है उस जगह पे। तो काफी अच्छे से इसको दिखाया गया और संस्कृति को भारत के दिखाया गया लोगों को इसमें। अगर इसके आगे देखें तो G20 के इतिहास पे हम बात करें तो G20 का जो निर्माण हुआ है 1999 में, जो वित्तीय संकट आए थे, इस वित्तीय संकट के बाद 7 देश USA, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के वित्त मंत्री और इनका जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर ने बैठ करके मीटिंग की और यह चलता रहा। लेकिन 2007 के आर्थिक हालात ने यह बताया कि अब इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई है। दुनिया में कई ऐसी अर्थव्यवस्था है जो उभर कर सामने आई है, उनको इसमें जोड़ने की जरूरत है ताकि आर्थिक मंदी जैसे चीजों से हम बच सके। तो सन 2008 में G20 की पहली बैठक अमेरिका की अध्यक्षता में की गई और वो अभी जारी है और उसी क्रम में 18वां बैठक भारत में हुआ। तो G20 अपने आप में बहुत शानदार है। पूरे GDP का 85% है इनके पास, साथ ही पूरे व्यापार का 75% और जनसंख्या का 1/3 जो G20 के देश हैं वो उनके पास है सारा चीज। अभी बिहार में BPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था। तो क्वेश्चन अंदर से आते हैं, डिटेल से आते हैं, तो आपको जरूरत है डिटेल पढ़ने की। थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलता है चीजें। देखिएगा, अभी एक नई पहल शुरू हुई, मैंने बात किया, जिसे बोलते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। भारत के द्वारा शुरू की गई पहल है। इसमें जैव ईंधन को बढ़ावा देना है, बायोफ्यूल्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का गठबंधन को विकसित करना है। साथ ही भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री G1 योजना, सतत और गोवर्धन योजना जैसे जैव ईंधन कार्यक्रमों को इससे गति मिलेगी। तो भारत चाहता है बायोफ्यूल्स आए, बायोफ्यूल्स का काम हो, इसके लिए गठबंधन बनाया गया। और एक भारत मध्य पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, समुद्री परिवहन के 2 गलियारे शामिल होंगे। साथ ही यह UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप तक माल ढुलाई के परिवहन को सुगम बनाएगा। मतलब भारत से लेकर यूरोप तक गलियारा विकसित करना है और ये गलियारा सड़क माध्यम से, रेल माध्यम से और समुद्री परिवहन के माध्यम से बनेगा। ये एक नई पेशकश है। ये उस गलियारे का एक पिक है, देख सकते हैं। भारत का मुंबई, भारत का गुजरात से 3 पोर्ट है। UAE से सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया से इजराइल, इजराइल होते हुए यूरोप को चला जाएगा। ये एक नया मॉडल है जो काफी व्यापार में सहायक होगा सभी देशों के लिए जो इसमें होंगे। इसके साथ साथ समानांतर विद्युत और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तारें हैं उसको बिछाई जाएगी, केबल को, और हाइड्रोजन के पंप बिछाए जाएंगे ताकि हाइड्रोजन की आपूर्ति आसानी से हो जाए। इसी के सड़क के, रेल के और समुद्र के समांतर बिछाई जाएगी।
इस हस्ताक्षर में भारत ने, यूएसए ने, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी, इटली ने इस पे साइन किया है। कुछ बातें और हुई इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन पे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पे बातें हुई, खाद्य सुरक्षा पे, महर्षि पहल पे, ये सब सारी बातें इसमें हुई। G20 में अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता वैश्विक व्यापार, वित्त और विदेश को नया आकार देने वाली है। ग्लोबल साउथ को इसमें जोड़ा गया। एक साउथ का तर्क दिया जाता है कि जो 0 डिग्री से नीचे के देश हैं उसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जो दुनिया के वैश्विक भागीदारी में शामिल हो रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ, इसके आने से ग्लोबल साउथ का भी विकास होगा, ये बातें कही जा रही है। अब देखिएगा, मैंने बात किया था, इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं कॉरिडोर के बारे में। जो कॉरिडोर, जो गलियारा बन रहा है भारत मध्य पूर्व यूरोप अर्थ गलियारा, G20 नई दिल्ली में सम्मेलन में इस परियोजना पे हस्ताक्षर हुए, अभी जो हमने बात किया था। यह परियोजना अवसंरचना और निवेश की साझेदारी को मजबूत करेगी। जो मार्ग है, जो व्यापार है, जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको मजबूत करेगी और चीजों को आगे बढ़ाएगी, ये कहा जा रहा है। ये मॉडल है उसका, अभी मैंने आपको मॉडल दिखाया था कि भारत से लेकर यूरोप तक ये मॉडल जा रहा है, जिसमें बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। साथ ही देखिएगा, रेल मार्ग, सड़क, समुद्री परिवहन मार्ग के 2 गलियारे विकसित गई है। देखिएगा गलियारा, एक गलियारा है पूर्वी गलियारा यानी ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है। मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये जो है, ये है पूर्वी गलियारा, ये अरब खाड़ी होते हुए भारत को जोड़ रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर के साथ। एक है उत्तरी गलियारा, तो उत्तरी गलियारा क्या कर रहा है, यूरोप के साथ इसको पूरे एरिया को जोड़ रहा है। तो उत्तरी गलियारा और पूर्वी गलियारा में इसको बांटा गया। साथ ही खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है, यानी इसमें 2 गलियारे निकाले जा रहे हैं, तब 2 गलियारे के माध्यम से भारत और यूरोप आपस में जुड़ रहा है। अब इसमें शामिल बंदरगाह कौन कौन से, तो बड़ा जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह इस परियोजना के तहत आ रहे हैं। तो मुद्रा बंदरगाह गुजरात, कांडला बंदरगाह गुजरात, जवाहरलाल नेहरू, नवी मुंबई, ये 3 बंदरगाह भारत के इस योजना में शामिल है। मध्य पूर्व में अगर बात कर ले, अरेबिया में तो फुजेरो यूएई में, जेबेल अली यूएई में, अबू धाबी यूएई में, दम और रास अल खैर सऊदी अरेबिया के बंदरगाह है जो इसमें शामिल है। साथ ही रेलवे लाइन की अगर बात करें तो रेलवे लाइन फुजेरो बंदरगाह को सऊदी अरब के धुआई, ताफ और हराद, साथ ही जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह इजराइल तक जोड़ेगी। तो बीच का जो क्षेत्र था वो रेल लाइन का क्षेत्र है, वो हाइफा बंदरगाह तक जा रहा है फुजेरो बंदरगाह से। साथ ही इजराइल का कौन सा बंदरगाह शामिल है, हाइफा बंदरगाह शामिल है। यूरोप में पेरिस बंदरगाह ग्रीस का, मोसिना बंदरगाह इटली का, मार्सिले बंदरगाह फ्रांस का। तो ये सारे बंदरगाह इस परियोजना में शामिल है, कॉरिडोर में शामिल है। एक बहुत बड़ी परियोजना है। बात हो रही है निवेश के बारे में कि इतना फंड कहाँ से आएगा, क्या फंड लगेगा, कैसे विकसित किया जाए। जो धरातल पर जब योजना आएगी तो जो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को कैसे सॉल्यूशन किया जाए, इन सब चीजों पे चर्चा चलेगी और यह समस्याएं जो आएंगी उसको आगे सॉल्व किया जाएगा। फिर से इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, इंडिया मुंबई से और गुजरात से ये एक रास्ता बनाया गया है जो यूएई को जाता है। यूएई से सऊदी अरब होते हुए ये जाएगा इजराइल को, इजराइल से कहाँ जाएगा, यूरोप में। तो ये सारी चीजें, अब इजराइल वार भी चल रहा है, अरब में कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। देखिए समस्या कैसे हैंडल होता है, कैसे योजना लागू होता है, क्योंकि अभी इस भूमि पे, इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है, वार चल रहा है और इसी में ये परियोजना को लाया गया है, इसको आगे बढ़ाना है। तो काफी समस्याएं आएंगी हालांकि, लेकिन अगर ठान लिया है तो करना, और करने से ही भारत को चाइना का जो 1 रोड 1 बेल्ट परियोजना है उसको हम टक्कर दे पाएंगे और एक नई योजना में का हम विकास कर पाएंगे। ये सारी चीजें इसमें है। ये तो हो गया 2 न्यूज पे हमने बात कर लिया। तीसरा जो न्यूज हमने लाया आपके लिए, ये है भारत आसियान शिखर सम्मेलन। जैसे भारत एक ऐसा देश है, देखिएगा, समझिएगा पहले, ये रहा हमारा भारत, और जो साउथ चाइना सी के पास जो ये सब देश हैं, 10 देश है यहाँ पे, इन देशों का एक
नाम है, गठबंधन है जिसको बोलते हैं आसियान, तो हम इनको आसियान बोलते हैं। भारत और आसियान 10 के जो 10 देश हैं, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, इनकी आपस में मीटिंग हुआ करती है, जिसे हम भारत आसियान शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब भारत शिखर सम्मेलन जो इनके साथ होता है, आसियान सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में इस बार हुआ, ये सम्मेलन नंबर जो था, ये इस बार 20वां सम्मेलन था जो हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया और सम्मेलन का जो प्लेस था वो था जकार्ता। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन नंबर कितना था, साथ ही इसका प्लेस कहाँ था, तो जकार्ता में, और इसमें भाग कौन लिया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने लिए। इस पे भारत के प्रधानमंत्री ने 12 पॉइंट्स प्रपोज किए, 12 सूत्री बातें की, जिसमें आपको दिख रहा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डिजिटल अवसंरचना होनी चाहिए, भारत आसियान फंड बने, ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा भी हमने बात की, ग्लोबल साउथ हो, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, आपदा प्रबंधन, जन औषधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन, साइबर दुष्प्रचार, मिशन जीवन, आतंकी पोषण, इन पे चर्चा हुई और कई फैसले लिए गए और इसको बढ़ाने के लिए। आगे है G77 शिखर सम्मेलन। आपने G20 सुना, G4 सुना, कई चीजें आपने सुनी। अब आप सुन रहे हैं G77 शिखर सम्मेलन, तो इसको हम उतना नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन। प्लस इसलिए बोलते हैं कि चीन इसका सदस्य नहीं है, तो चीन इसमें जुड़ता है, इसलिए हम लोग प्लस चीन बोलते हैं। इसका भी मीटिंग हुआ, इसकी मीटिंग हुई क्यूबा, क्यूबा की जो राजधानी है हवाना, उस जगह पे इसकी मीटिंग हुई और जो भी इसके मेंबर थे वो मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। यह 77 विकासशील देशों का एक अलायंस है, डेवलपिंग कंट्री का एक अलायंस है। यह अलायंस की स्थापना जो हुई थी 1964 के आसपास हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा, यानी जो अंगटाड है, अंगटाड के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका जब यूएनओ की जो मीटिंग होती है, उसी मीटिंग में इसकी भी मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है। तो इस बार कहां ये हुआ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास में यह विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। यह दक्षिण के देशों के विकास में सहायक है। वर्तमान में 134 देश इसमें शामिल है, जिसमें एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, कैरिबियन से, ओशिनिया से शामिल है। बैठक संयुक्त राष्ट्र सत्र के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। इसमें बैठक में कौन शामिल होता है, तो इन देशों के विदेश मंत्री बैठते हैं यूएनओ की मीटिंग के समय। चीन इसका सदस्य नहीं है। ग्लोबल साउथ शब्द का उत्थान हो रहा है। तो ये था एक न्यूज जो आपको कवर करना होगा। हम गैबोन की बात कर लेते हैं। गैबोन में क्या हुआ, गैबोन की जो चुनी हुई सरकार थी, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उन पे आरोप लगा कि आपने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है और सेना ने क्या किया कि तख्ता पलट करके गद्दी पर बैठ गई। तो चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार लगा करके हटा दिया। एक लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को सेना ने हटा दिया। मैं बता देना चाहता हूं, गैबोन एक ऐसा देश है अफ्रीका में जो भारत का काफी सहयोगी देश है। भारत के कई परियोजनाएं उस देश में चल रहे हैं और भारत काफी मदद करता है गैबोन की। तो गैबोन का आप अगर देखें तो थोड़ी सी बातें हम करें गैबोन की। देखिएगा, अफ्रीका में ये गैबोन की स्थिति है। इक्वेटोरियल गिनी के पास में इक्वेटर गैबोन से गुजरती है और ये पूरी स्थिति है गैबोन की। और गैबोन में तख्ता पलट हुआ है जो भारत के लिए सही नहीं है या दुनिया के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इस पे बातें की जा रही है। गैबोन की राजधानी जो है लिब्रेविले में है, अफ्रीकी महादेश में स्थित है। यह कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी एवं कांगो के साथ भूमि को साझा करता है। इससे अफ्रीका लास्ट ईडन के रूप में जाना जाता है। तेल उत्पादक देश है और अफ्रीका का सबसे ज्यादा शहरीकरण का दर गैबोन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के लिए। अफ्रीका में सबसे ज्यादा शहरीकरण का दर अभी कहां पे है, तो गैबोन में है। तो गैबोन ऐसे भी चर्चा में, इसको याद कर लेना है। ओपेक का सदस्य है, जो तेल वाला जो संगठन ओपेक का सदस्य है। यह पूर्व में फ्रांस का एक उपनिवेश था। तो ये खबर थी आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध से। हम क्या करेंगे, साइंस टेक का खबर इसी प्रकार से जो भी बनेंगे वहां पे आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आप अगर ये सब खबर पाना चाह रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले
नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, क्योंकि सीरीज शुरू हुई, अब सीरीज रुकेगी नहीं। जो भी दृष्टि मैगजीन आएंगे, हम साथ में कुछ दिनों बाद दृष्टि मैगजीन के जो मेंस आंसर राइटिंग के जो सेक्शन है, जो प्रश्न दिए जाते हैं, सारे प्रश्नों का हम आंसर राइटिंग भी आपको कराने जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। आपके एग्जाम के व्यू से आप अगर बीपीएससी देते हैं तो हम उम्मीद कीजिए कि अगर 12 महीना का हमने आपको बता दिया तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको बीपीएससी का जो पीटी फैक्ट है आपको मिल जाएंगे। ये एक कॉन्फिडेंस है हमारा, जैसा हम बार बार दृष्टि मैगजीन को देख रहे हैं और बार बार आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, तो काफी शानदार है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हम मिलेंगे जल्दी इसके दृष्टि के नवंबर के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।